अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। बलूचिस्तान आज सारा दिन खबरों में रहा। पहले सियासी भौचाल और फिर अब से कुछ देर पहले एक दहशतगर्द हमला। सियासी महाज पर तो तरदीद फिर तस्दीक। आखिरकार नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। तहरीक अदम एतमाद वापस ले लिया गया। बलूचिस्तान असम्बली का अजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इत्तला तो ये है कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के टेलीफोन कॉल के बाद इस्तीफ़ा दिया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पार्टी के मफाद में इस्तीफ़ा बेहतर है ताकि पार्टी मुत्तहद रहे। कौन बनेगा अगले वज़ीर आला? साबिक सूबाई वज़ीर सरफराज बुगटी का कहना है कि ज़रूरी नहीं कि अगला वज़ीर आला का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही हो। दूसरी जानब आज मियां नवाज शरीफ नायब अदालत के बाहर अपने खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात पर बोले, इमरान खान पर बोले, लेकिन बलूचिस्तान के सियासी बहरान पर चुप और ना ही ज़हरी को बचाने के लिए खुद बलूचिस्तान गए। क्या ये भी एक इशारा है? और प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी की मुश्किलात पर। गुज़िश्ता जुम्मे को पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ज़फ़र मोइन ने 2 कनाल की ज़मीन को एक मदरसे के हवाले करने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से शदीद दबाव के बायस इस्तीफ़ा दे दिया। हम जानने की कोशिश करेंगे कि दर हकीकत इस्तीफ़ा ज़मीन के मसले पर है या कुछ और। हुकूमत पंजाब सरकारी ज़मीन मदरसे को क्यों देना चाह रही है? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। क्वेटा में अब से कुछ देर पहले होने वाले दहशतगर्द हमले और बलूचिस्तान में बदलते सियासी हालात और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी का मुस्ताफ़ी होना और फिर अपोजिशन का अहम किरदार, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्वेटा के डॉन के ब्यूरो चीफ अली शाह, बलूचिस्तान में अपोजिशन लीडर मौलाना अब्दुल वासे और तज्ज़ियाकार लियाकत शाहवानी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वक्त देने का। अली, पहले तो मैं आपसे शुरू करूँगी। अफसोस कि एक और धमाका क्वेटा में पेश आया, क्या तफसीलात हैं अभी तक? देखिए, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। ये क्वेटा का इलाका है ज़रगून रोड का शुमार क्वेटा शहर के इंतहाई हसास इलाकों में किया जाता है। ये क्वेटा शहर का हाई सिक्योरिटी जोन है। आपसे थोड़ी देर पहले बलूचिस्तान असम्बली का इजलास खत्म हुआ। VIP, ब्यूरोक्रेट्स और अहम शख्सियात इस रोड से गुजरने वाले थे। अचानक यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ और अब तक जो पुलिस जराए हैं या अस्पताल जराए हैं, उनका कहना है कि इस धमाके के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। 1 दर्जन से ज्यादा आम शहरी है और पुलिस एहलकार है वो जख्मी हुए हैं। इब्तिदाई जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये लग रहा है कि इस धमाके के ये धमाका जो था ये खुदकुश हो सकता है। अच्छा, हो सकता है खुदकुश। हाँ, अब ये पुलिस का कहना है कि ये खुदकुश हमलावर था। मोटरसाइकिल उसने टकराया, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी थी, जिसके नतीजे में जोरदार धमाका हुआ। धमाका बहुत जोरदार था और ये फिर क्वेटा शहर का हाई सिक्योरिटी जोन है। इसके करीब गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और बलूचिस्तान बल्कि अली इतना जोरदार था कि कुछ जो मीडिया की इत्तलात शुरू में आ रही थी, इब्तदाई तौर पर आ रही थी कि असेंबली के करीब है। बिल्कुल, ये वैसे तो देखा जाए कोई 300 मीटर के फासले पर है तकरीबन बलूचिस्तान असम्बली से साउथ की जानिब। तो यकीनन ये इसको यही कहा जा सकता है कि ये बलूचिस्तान असम्बली या बलूचिस्तान हाई कोर्ट इसके करीब ही था। यहाँ पर रूटीन में बहुत सख्त सिक्योरिटी होती है। आज तो क्वेटा के खासकर जो हाई सिक्योरिटी जोन है, 6000 पुलिस फ्रंटियर कोर के जो एहलकार थे वो तैनात किए गए थे। चूंकि बलूचिस्तान के 65 अरकान असम्बली ने आज इस इजलास में शिरकत करनी थी, वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक थी वो पेश करनी थी, तो ज़ाहिर है बलूचिस्तान में एक गैर मामूली सूरत हाल है। और अली अफसोसनाक एक और यही बात है कि क्योंकि सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए थे इजलास की वजह से, असेंबली के इजलास की वजह से। जी बिल्कुल, असम्बली के इजलास की वजह से तो यकीनन सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे वो काफी सख्त थे। और फिर बलूचिस्तान में देखा जाए, एक तो ऑर्गेनाइज दहशतगर्दी है, क्राइम है, उस पर काबू पाना यकीनन बहुत मुश्किल है। पॉलिटिकल क्वेश्चंस है, बड़े मुश्किल और पेचीदा जो है ये क्वेश्चंस है। लेकिन वैसे भी अगर देखा जाए बलूचिस्तान में यहाँ पे खतरनाक ट्राइबल डिस्प्यूट्स भी है। तो ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सख्त इंतजाम किए थे कि खुदा न खास्ता बलूचिस्तान असम्बली के इजलास के मौका पर कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रुनमा न हो सके। अली, मैं आपको रोकूंगी यहाँ इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ लियाकत साहब भी गुफ्तगू में शामिल हों।
सियासत पे तो बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम कमेंट करें, क्योंकि इस वक्त हुकूमत तो नहीं है बलूचिस्तान की, और ऐसे वाक़यात हमने पिछले साल भी देखा बलूचिस्तान में बार बार रूनुमा हो रहे हैं। अंबर शुक्रिया, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन एक बात बिल्कुल साबित हुआ और तय है कि सियासी बहरान और सियासी हलचल का फ़ायदा उठाने का हमेशा दहशतगर्द कोशिश करते हैं, और जब तक यकसुई, यगानगत और इत्तेफाक नहीं होता उस वक़्त तक दहशतगर्दी पे काबू नहीं पाया जा सकता, न उसको काउंटर किया जा सकता। और आज के इस सियासी जो गहमा गहमी है, इसका फ़ायदा उठाने का जो इन्होंने कोशिश किया, अब इसमें पुलिस टारगेट था भी अपनी जगह, या असम्बली अराकीन जो इन्होंने बाहर मूव करना था वो टारगेट होते भी अपनी जगह, लेकिन दोनों सूरतों में टेररिस्ट जो है हमसे ज़्यादा विजिलेंट हैं, हमसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, हमसे ज़्यादा प्लानिंग को समझते हैं, और उन्होंने मैसेज दे दिया कि जब तक आपके यहाँ बहरान रहेगी, गवर्नमेंट नहीं रहेगी, हम इस तरह के काम करते रहेंगे। और बलूचिस्तान में इससे पहले भी चूँकि सियासी बहरान रहे हैं, 4.5 सालों में दूसरा वज़ीर आला उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा है, अब तीसरा वज़ीर आला ने आना है। इससे कबल 98 में अख्तर मेंगल की हुकूमत इसी तरह गई थी, जान जमाली आए थे। क्योंकि कहने लगी थी कि ये एक थोड़ा सा मकफ़ात अमल का भी देखिए ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब ने उस वक़्त जो है ना उसके हुकूमत को न सिर्फ तकसीम किया बल्कि उसकी जमात को भी तकसीम किया था अख्तर मेंगल के, और ये जो सूबाई हुकूमत गिराने का जो एक साजिश कह लें या एक जो रवाज रखा, ये तो नवाज शरीफ साहब ने रखा था, आज उसी की जमात को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। जी अली साहब, आज की जो सियासी सूरत हाल रही, इस वक्त कौन कौन उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के लिए? मुझसे पूछ रही है अम्बर? जी जी। अच्छा, ऐसा है कि एक तो मैं सबसे ये अनफॉर्चुनेट ज्यादा है कि यहाँ पे सियासत को, उहदों को, कुर्सियों को अहमियत दी जाती है, लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देख ले बलूचिस्तान के इश्यूज बहुत ज्यादा है, यहाँ पे गुर्बत ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, गवर्नेंस के सीरियस इश्यूज है, अमन की एक बदतरीन सूरत हाल है, आए रोज इस तरह के धमाके होते रहते हैं, चैलेंज बहुत ज्यादा है, गुर्बत का रेशियो पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में ज्यादा है। इसी तरह अगर मैं गिनवा दूं जो जितनी भी सोशल इंडिकेटर्स है उसमें बलूचिस्तान तमाम सूबों से पीछे है, इंतहाई पसमानदा है, वसाइल की कमी है। लेकिन इसी तरफ अगर आप देख ले, शवानी साहब ने भी बात की, ये एक टेन्योर है, आप देखिए दूसरे सूबों में भी वहां पे एक ही चीफ मिनिस्टर है, लेकिन यहाँ पे ये अब तीसरा चीफ मिनिस्टर आएगा। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान को बहुत ही सीरियस लेना पड़ेगा। बलूचिस्तान एक और मैं अली रोकूंगी कि अगर बलूचिस्तान को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा तो कौन नहीं ले रहा? देखिए वफाक ने कभी भी संजीदा नहीं लिया। देखिए पार्लिमानी सियासत में जब तक बलूचिस्तान की सीटें कम रहेंगी, 342 के हाउस में 17 MNAs किसी के साथ हो या ना हो, उसे इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यही वजह बलूचिस्तान को अहमियत नहीं देते। जब तक 100 से ज़ायद अफराद बलूचिस्तान में बड़े धमाके में शहीद नहीं होते, न नवाज शरीफ साहब वहाँ जाते, न जरदारी साहब गए हैं, न किसी और वफाकी हुकूमत ने संजीदा लिया है। आज आप देख लें कि 2 तारीख को अदम एतमाद की तहरीक जो है ना मूव हुई थी, लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब कल गए हैं, यानी अपनी हुकूमत को भी वो नवाज शरीफ न गए हैं, न उनको दिलचस्पी है। और दिलचस्पी बिल्कुल भी ना होता अगर उनको ये खौफ ना होता कि इसके वायरस बाकी सूबों में भी फैल सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक जो बलूचिस्तान में बनी है इसके भी वायरस फैल सकते हैं। अगर बलूचिस्तान असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है तो बाकी असम्बली डिज़ोल्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से सेनेट के इलेक्शन कटाई में पड़ सकते हैं और आइंदा इंतखाबात भी मुलतवी हो सकते हैं। अगर ये खौफ और ख़दशा ना होता, आप यकीन जानिए नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को एक फ़ोन से ज़्यादा न शायद खाकान करते, न नवाज शरीफ करते, और उनकी संजीदगी का हमने अंदाज़ा लगा लिया। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अपने अराकीन को मनाने में नाकाम होकर आए हैं। हालांकि मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो सकती थी। नवाज शरीफ ने इसको संजीदा नहीं लिया, और ये भी मैं समझता हूं देर हो गई और संजीदा नहीं लिया। मजीद गुफ्तगू जाएगी ब्रेक के बाद। न्यूज़ में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में सियासत। थोड़ी देर पहले दहशतगर्द हमला भी वाक़ई पेश आया। लियाकत साहब, क्या ज़हरी साहब ने कुर्बानी दी है ताकि असम्बलियाँ तहलील ना हो? बिल्कुल, आज उन्होंने रिज़ाइन करके उन्होंने कुर्बानी दी है और बलूचिस्तान असम्बली को डिज़ोल्व होने से बचा लिया है, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि ज़हरी साहब रहते या नहीं रहते। जो सूरत हाल बन गई थी उसके मैं तो गुज़िश्ता 5 दिन से कह रहा हूँ कि ज़हरी साहब नहीं रहेंगे, और उनका जाना
ठहर गया था, लेकिन उसके बाद आर्टिकल 112 सब सेक्शन 2 बड़ा डेंजरस था बलूचिस्तान असम्बली के फ्यूचर के हवाले से। अगर नेक्स्ट सीएम पे कंसेंसस डेवलप नहीं होता तो फिर गवर्नर को प्रायर अप्रूवल टू द प्रेसिडेंट बलूचिस्तान असम्बली डिसॉल्व करना पड़ता। लेकिन चूंकि अब रिजाइन करके ये गए आर्टिकल 138 के तहत, तो नेक्स्ट जब अब सीएम का इलेक्शन होगा वो आर्टिकल 130 के तहत होगा। उसके तहत ये है कि अगर कंसेंसस पिछले सेशन में किसी एक सीएम पर डेवलप नहीं होता तो फिर गवर्नर नेक्स्ट सेक्शन बुलाएगा, नेक्स्ट पे नहीं होता फिर नेक्स्ट बुलाएगा। किसी न किसी मरहले पे सीएम का आना ठहर गया है। लिहाजा आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि हमारे साथ बलूचिस्तान असेंबली के अपोजिशन लीडर मौलाना अब्दुल वासे भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब वक्त देने का। मौलाना साहब, आज जो तहरीक अदम एतमाद है और जो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक में थे उनकी तो जीत हुई, यानी कि असेंबलियाँ अभी इस वक्त फिलहाल तो तहलील नहीं हो रही। हेलो जी मौलाना साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं, आपने क्या कहा? आपका सवाल मैंने नहीं समझा जी। इस वक्त अच्छा चले अगला सवाल मैं कर लेती हूँ कि किन किन नाम पर बात हो रही है वजीर आला के तौर पर? मेरे ख्याल मैडम साहब हम आज इस काम से फारिग हो गई और बखैर अस्तूबी ये मामला पाए तकमील तक पहुँच का ये मरहला। लेकिन दूसरा मरहला जब नया चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आते हैं तो इस पर अभी तक मशवरा शुरू नहीं हुई है, तो शायद एक दो दिन में मशवरत शुरू हो जाते हैं। इंशाल्लाह वो दूसरा मरहला भी बखैर खूबी और खुशअस्तूबी से तकमील तक पहुँचेंगे। अच्छा, सरफराज बुगटी साहब का कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगले वजीर आला का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हो। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इंशाल्लाह इत्तेफाक राय से भी हो और खुशअस्तूबी के तरीके से भी हो और कोई इस पे तनाज़ा वगैरह नहीं होगा, इंशाल्लाह इत्तेफाक राय से होगा। और मौलाना साहब, आज धमाका भी पेश आया, दहशतगर्द हमला हुआ क्वेटा में कुछ देर पहले, उस पे आपका रद्द अमल? मेरे ख्याल इस तरह मौकों पे जाहिर बात है कि जब एक जमहूरी प्रोसेस चल रही होता है और एक आईनी तरीके पे कोई तब्दीली आ जाते हैं तो जाहिर बात है कि मन की कुव्वतें और गैर जमहूरी कुव्वतें उनके लिए इस किस्म के हालात नाकाबिल बर्दाश्त होते हैं और वो नहीं चाहते कि जमहूरी तरीके से और अमन तरीके से इंतकाल इक़्तिदार हो जाते हैं। इस किस्म की कुव्वतें होते हैं कि वो उसके असरात को सबूता करने के लिए एक धमाका करके या कोई नुकसान हो जाए ताकि तो वो जो हट जाए और उसके अच्छे और मस्बत असरात ज्यादा नमूदार न हो जाए। तो मेरा ख्याल ये उस सिलसिले की एक कड़ी है। तो ये भी कुछ लोगों का कहना है, माहिरीन का कहना है, रिपोर्टर्स का कहना है कि तवज्जो हट जाती है जब ऐसी सियासी जोड़ तोड़ चलती रहती है। बलूचिस्तान के हकीकी जो मसाइल है उसमें अमन और अमान की सूरत हाल है, उसमें गवर्नेंस के मसाइल हैं। तो जाहिर बात है कि इस पे तो जब असली मसाइल से तवज्जो हट जाने के लिए तो इस किस्म के इकदाम होना पड़ता है और इस किस्म के इकदाम होता रहता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हम तमाम सियासी जमातें पुरअज़्म है कि तमाम हालात अच्छे तरीके से और अच्छे और अला वजद बसीरत पे इस पे गौर भी किया जाए और मामला को हल भी किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, हमसे बात करने का। लियाकत साहब, इस वक्त ज़ाहिर है जो दीगर सियासी जमातें हैं वो भी उनकी नज़रें जमी हुई हैं बलूचिस्तान पर, क्या चल रहा है? पीपल्स पार्टी का भी एक किरदार है। पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान असेंबली में उसका एक भी नहीं है। नेशनल पार्टी के जो है ना इस वक्त 9 सीटें नेशनल पार्टी PKMF ये नवाब सनाउल्लाह को सपोर्ट करते रहे। नवाब सनाउल्लाह के साथ 4 साथी रह गए थे, 5वां वो खुद हैं। ये सब मिलाकर भी इस वक्त हुकूमत अपना नेक्स्ट सीएम नहीं ला सकते अनलेस कि जमीयत उनको सपोर्ट करे। लेकिन जमीयत उनको सपोर्ट इसलिए नहीं करेगा कि PKMF और नेशनल पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। अब रह जाती है नेक्स्ट सीएम किस पार्टी से होगा, जमीयत से कतई नहीं होगा। इनके 8 MPs हैं लेकिन इनका नहीं आएगा। रह जाता PML की उनके 5 नशिस्तें हैं, वहाँ से भी चांसेस नहीं है। नवाब सनाउल्लाह के साथ जो 4 साथी हैं उनमें एक मिनॉरिटी से हैं, एक खातून है और 2 जो MPs हैं वो ज़्यादा सीनियर नहीं है, उन पर कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता। लिहाजा
नेशनल पार्टी सीएमशिप लेगा नहीं, पश्तूनख्वा को बाकी अराकीन सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ सारी पोजीशन। रह जाता है मुस्लिम लीग नून फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसने ये डिफाई किया था शायद खाकान अब्बासी को, इस बिल्कुल ये भी था ये कोई 15 के करीब हैं ये अराकीन, इन्हीं में से कोई आएगा। और मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो सरदार साले बोतानी जो निगरान वजीर आला भी रहे हैं, एक बुजुर्ग शख्स हैं, नरम लहजा रखते हैं, आइंदा 3-4 महीने के लिए मे भी उनको लाया जाए, इस वजह से कि मैं आपको इसलिए लियाकत साहब रोक रही हूँ कि मैं चाहती हूँ अली भी गुफ्तगू में शामिल रहे। अली साहब, अगले वजीर आला कौन होंगे, क्या क्या नाम है? देखिए, एक तो ये है कि अगला वजीर आला यही जो मुनरिफ अरकान है मुस्लिम लीग नवाज के, इन्हीं से आएगा। सरदार साले बोतानी का नाम जरूर लिया जा रहा है, सरफराज भुगटी का भी नाम लिया जा रहा है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के जराए अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है। एक और नरम लहजे वाला है, नौजवान एक सियासतदान है, कुदूस बिजंजो, जो साबिक डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली थे। उन्होंने ये एतमाद की जो तहरीक है वो भी बलूचिस्तान असम्बली में जमा कराई थी, उसका भी नाम लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई हतमी राय मैं कायम नहीं कर सकता हूँ। जाहिर है कोई दूसरी पार्टी से तो नहीं आ सकता है। जमात वाले अगर कोई बार्गेनिंग करते तो इजीली उनका चीफ मिनिस्टर आ सकता था। मौलाना साहब जो आपसे बात कर रहे थे वो बन सकते थे अगर वो ये कंडीशन रखते कि जी वजारत आला की जो पोजीशन है वो हमें दे, वो दे सकते थे। लेकिन बलूचिस्तान में जो कुछ भी हुआ, आज हुआ या कल हुआ, इससे मुस्लिम हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। 21 अरकान थे, नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी हार्डली 6 या 7 अपने साथ रख सके। उनके जितने भी आउटस्पोकन मिनिस्टर्स थे, जितने भी एडवाइजर्स थे, 4.5 साल तक उनकी कामयाबियां बयान करते रहे, उन्होंने अचानक उनको छोड़ दिया। सेनेट के इलेक्शंस आने वाले हैं, 5-6 सेनेटर्स मुस्लिम लीग नून के इजीली बलूचिस्तान से आ सकते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है, मेरे ख्याल में मियां साहब की मर्जी का एक सेनेटर ही अभी आएगा बलूचिस्तान से। अच्छा। क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में बगावत हो गई है। जो अक्सरियती अरकान है वो अब स्पीकर साहिबा को यही एप्लीकेशन देंगे कि सरदार सनाउल्लाह ज़ेरी जो है वो अब हमारे पार्लिमानी लीडर नहीं रहेंगे, क्योंकि अक्सरियत 14-15 हम एक साथ है। पार्लिमानी लीडर। ठीक है अली, रोक रही हूँ, आखिरी बस मुझे बहुत कम वक्त है। सेनेट इलेक्शंस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तवक्को जो थी वो पूरी नहीं होगी, पिछले दफ़ा भी पूरी नहीं हुई, जब बहरान भी नहीं भी था। नेशनल पार्टी के पास 11 नशिस्तें थे, उन्होंने भी 3 सेनेटर्स लाए। PKMF के पास 14 MPs थे, उनके भी 3 सेनेटर्स थे। मुस्लिम लीग नून के पास 21 थे, उनके भी 3 सेनेटर्स आए थे। जान जमाली की बेटी कैंडिडेट थी, डिसिप्लिन इनका ख़राब हो गया था, आपस में बन नहीं पाए थे, और आज़ाद उम्मीदवार यूसुफ बादेनी वो बलूचिस्तान असम्बली से इलेक्ट होकर आए और बाद पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे। तो अभी सूरत हाल ये रहे कि एक सेनेटर नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी का हिमायत याफ्ता आएगा। बाकी बलूचिस्तान में सेनेट इलेक्शन में मार्केट भी लगती है, MPs के वोट करोड़ रुपए में बिकते हैं। आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पर जाके पैसों से सेनेट के वोट भी सकते हैं। ये भी अच्छा हुआ कि 18वीं तरमीम के बाद अब यह शर्त है कि सेनेटर का उसी सूबे से होना लाजमी है, वरना दीगर सूबे के सेनेटर बनने के ख्वाहिशमंद हजरात बैग पैसे भर के उठा के बलूचिस्तान की मार्केट चाहते थे। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब के साथ डिपेंड करता है। उन्होंने कहा था कि बाकी जो जिन्होंने पार्टी डिसिप्लिन वायलेट किया उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेट्स सी क्या नवाज शरीफ साहब स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली को रेफरेंस भिजवाते हैं कि जो अराकीन जिन्होंने डिफाई किया था उनको डिसीट किया जाए आर्टिकल 63A के तहत। वो ये करते हैं या नहीं करते। कौमी असेंबली में भी जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था, आपको याद होगा, तब भी नहीं किया था। देखना ये है कि करते हैं या नहीं। इस वक्त मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के मामले पर। ऑरेंज मेट्रो लाइन, पंजाब हुकूमत की जिद बनती जा रही है। पहले आवाम के घर गिराए गए, फिर सकाफती विरसे पर असरात का मामला, और अब एक मजहबी जमात को खुश करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी पर 2 कनाल ज़मीन अलॉट करने का दबाव। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉन अखबार के रिपोर्टर इमरान कबोल। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान वक्त देने का। इमरान, बता सकते हैं ये 2 कनाल ज़मीन का क्या मामला है?
جی امبر، سچویشن یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جب سے سپریم کورٹ کی طرف سے اجازت ملی ہے اس وقت سے صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کے بعد پنجاب یونیورسٹی کے اوپر بہت زیادہ دباؤ پڑا. اس میں صورتحال یہ تھی کہ مسجد کی ایک زمین لی گئی تھی جو کچھ عرصہ پہلے یہ میٹرو لائن بنانے کے لیے، تو ان کی کوئی زمین آئی تھی 22 مرلہ زمین جو ہے وہ ہو گئی تھی، کیا نام ہے، لے لی گئی تھی میٹرو لائن پروجیکٹ کے لیے. اس کے بعد وہاں جو موجود تھی وہ پنجاب یونیورسٹی کا ایک سپورٹس گراؤنڈ ہے، وہ ایک تاریخی گراؤنڈ ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح بھی سپیچز کرتے رہے اور بھی بڑی پرسنالٹیز نے وہاں سپیچز کی، وہ وہاں جاتے رہے. تھوڑا سا علاقہ بتا سکتے ہیں کہاں ہے؟ یہ چوبرجی کے قریب ہے گراؤنڈ، بہت ہی تاریخی گراؤنڈ ہے. یہ اولڈ کیمپس کا گراؤنڈ ہے جہاں یہ 2 گراؤنڈ ہیں، ایک فٹ بال کا اور ایک ہاکی کا ہے، جہاں بہت لوگ کھیلتے رہے ہیں، بڑی پرسنالٹیز بھی وہاں کھیلتی رہی ہیں. تو اس جگہ کی ایک کارنر پہ، گراؤنڈ کی ایک سائیڈ پہ وہ مانگ رہے تھے کہ یہاں ان کو 2 کنال زمین دے دی جائے. تو یونیورسٹی نے آلریڈی 8 کنال اس سے تھوڑا ہٹ کے دی ہوئی تھی، اس میں سے 5 کنال، تو 13 کنال دی ہوئی تھی، اس میں سے 5 کنال گورنمنٹ نے واپس کر دی تھی، 8 کنال استعمال کر لی تھی پہلے اس پروجیکٹ میں. دوبارہ جب 2 کنال کا معاملہ آیا اور مسجد والوں نے کہا کہ بھئی ہمیں یہ جو ہماری مسجد ہٹاؤ گے، گورنمنٹ سے معاہدہ کیا کہ ہمیں جو زمین ہے، گورنمنٹ نے ان سے معاہدہ کیا وہ زمین ہمیں دو گے آپ لوگ، خاص طور پر اس میں گراؤنڈ میں، اور 2 کنال دو. اچھا، یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ جو پہلے، اس سے پہلے جو مسجد کے 22 مرلہ تھا، جی اس کے بدلے یہ زمین جی وہ بھی مدرسے مسجد کے کو چاہیے تھی. وہ زمین جو ہے انہوں نے معاہدہ کیا تھا، جو مسجد کمیٹی تھی انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. تو اس وجہ سے، اس معاہدے کی وجہ سے اب گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ وہ اس معاہدے پہ پورا اترا جائے اور پنجاب یونیورسٹی سے وہ زمین جو ہے لی جائے اور وہ ان کو دی جائے تاکہ وہ وہاں اپنی مسجد اور مدرسہ تعمیر کر سکیں. لیکن جب یہ معاہدہ طے پایا تھا تو اس وقت پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ کو کانفیڈنس میں لیا گیا تھا یا نہیں؟ اس وقت پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کو نہیں، وہ گورنمنٹ اور مسجد کمیٹی کے درمیان معاہدہ تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ معاہدے میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی کو پوچھا نہیں گیا، نہ ہی ان کو بلایا گیا، نہ پنجاب یونیورسٹی سے اس پہ کمنٹ لیے گئے. بس ان کو یہ تھا کہ بھئی ہم یہ، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر کا معاملہ ہے تو ہم اس کو شاید مینیج کر جائیں، لیکن اس کے بعد وہ اس چیز کو مینیج نہیں کر پائے. عمران، میں آپ کو یہاں روکوں گی کیونکہ ہمارے ساتھ حکومت پنجاب کے ترجمان ملک خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب. ملک صاحب، پنجاب یونیورسٹی کی یہ 2 کنال کی زمین کا معاملہ، معاہدہ طے پایا، پنجاب یونیورسٹی کو بتایا نہیں گیا، وائس چانسلر کا مبینہ طور پر اسی معاملے پر استعفیٰ. شکریہ امبر. دیکھیں یہ معاملہ ایسے ہے نہیں، یہ اس کا جو فیکچولی دس از ناٹ کریکٹ جو آپ نے کہا، یہ درست واقعات ایسے ہیں نہیں. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہاں پہ ایک مسجد ہے اور ایک مدرسہ بھی تھا، اسی مسجد کے ساتھ ملحقہ ایک مدرسہ ہے. یہ مفتی محمد حسن صاحب اس مدرسے کو چلاتے ہیں اور یہ ایک بڑا پرانا قدیمی مدرسہ یہاں پہ عرصہ دراز سے یہاں پہ موجود ہے. اور یہ اس مسجد کی جو اورنج لائن جو ریلوے ٹریک ہے، یہ اس کے ٹریک کے اوپر آتی تھی. جب وہ ٹریک کو ڈیزائن کیا گیا تو اس وقت یہ ان مدرسے کے جو ذمہ داران تھے اور مسجد کے، ان کو یہ کہا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ کو اس کے متبادل جگہ دی جائے گی اور آپ کو اس کو جب یہ مسجد شہید کریں گے تو کنسٹرکٹ بھی کر کے دی جائے گی. جب آلٹرنیٹ جگہ دیکھی گئی تو اس وقت یونیورسٹی کی جو گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ کی جو یوٹیلیٹی، لینڈ آف یوٹیلیٹی تھی، اس سے ہٹ کر بھی وہاں پر کچھ جگہ موجود ہے. اور اس جگہ کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس میں سے کچھ اتنا پورشن جو مدرسے کو اور مسجد کو دیا جا سکتا ہے، جو کہ لینڈ آف یوٹیلیٹی نہیں ہے آلریڈی، اور جو گراؤنڈ کے طور پر بھی استعمال نہیں ہو رہی.
एक बैरन पीस ऑफ लैंड है जो ग्राउंड के साथ मुल्का है। अच्छा मलिक साहब, मैं आपको इसलिए रोकूंगी क्योंकि हमारे जैसे रिपोर्टर जो हैं वो भी वाकयात या जो कुछ हुआ है वो कुछ और बता रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी बात हुई और उनका भी यही कहना था कि काफी दबाव है। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है ये, और इसमें जो फैसला करना है वो तो सिंडिकेट ने करना है। मैं आपके रिपोर्टर की भी बात सुन रहा था और मैंने यूनिवर्सिटी के कल डॉक्टर जफर मोइन से मेरी बात हुई। मैंने जब उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आपने तो कभी कमेटी के सामने ये बात नहीं रखी और अभी तक सिंडिकेट की तो मीटिंग भी इस पे कॉल नहीं हुई। मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमारी बात हुई थी यूनिवर्सिटी में 28 दिसंबर को एक इजलास भी हुआ। मज़ाहमत कर रही है यूनिवर्सिटी इंतजामिया सिंडिकेट, तो वो चाहते नहीं है कि ये जमीन दी जाए। जी देखिए, यही तो मसला है। अगर सिंडिकेट की ये इख्तियार है और सिंडिकेट गवर्नमेंट नहीं होती, सिंडिकेट के अंदर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब की ऑपोजिशन के 2 मेंबर्स भी बैठते हैं। ये बड़ी एक डाइवर्सिफाइड सिंडिकेट होती है जिसके अंदर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग बैठे होते हैं, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट होते हैं, स्टूडेंट यूनियंस के जो पुराने साहबका जुम्मेदारान हैं उनके भी लोग होते हैं उसके अंदर। वो नॉमिनेशन जरूर गवर्नमेंट करती है लेकिन उसमें ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग होते हैं और वो सिंडिकेट का इख्तियार है कि सिंडिकेट ये फैसला करे कि वो जमीन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। मलिक साहब, मैं आपको यही कह रही हूँ कि सिंडिकेट जो है वो नहीं चाहती जमीन देना, क्योंकि हमारी बातचीत हुई है। अगर सिंडिकेट उसको वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो मज़ाहमत कर रहे हैं। नहीं देखिए, अव्वल तो जहाँ तक इस चीज का ताल्लुक है कि उनकी मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे तो बाय द रेशियो वोट डिसीजन होता है। वो कैसे हो सकता है कि अगर सिंडिकेट मुज़ाहमत कर रही है और उनका ये भी कहना है कि दबाव बहुत ज्यादा है हुकूमत पंजाब की जानिब से, हालांकि वो देना नहीं चाहते। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने ट्राई किया, उस प्रेशर की बुनियाद पे वाइस चांसलर ने ट्राई किया था कि सिंडिकेट का इजलास हो। उन्होंने एजेंडा में भी ये चीज़ शामिल की थी और सिंडिकेट की मीटिंग बुलाई थी। जब उन्होंने सिंडिकेट की मीटिंग बुलाई और एजेंडा देखने के बाद लोगों ने उस पर प्रोटेस्ट किया, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने, फैकल्टी ने। तो उससे अगले दिन जब मीटिंग थी, उस मीटिंग से एक दिन पहले जब एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन और बाकी फैकल्टी के लोग जाके वाइस चांसलर से मिले तो वाइस चांसलर ने उनको यकीन दहानी कराई कि भाई वो ये सिंडिकेट की मीटिंग नहीं करेंगे। उन्होंने रिजर्वेशन ये भी शो की कि क्योंकि 4 असातिज़ा होने चाहिए इसमें, और सिंडिकेट का क्योंकि इलेक्शन अभी तक नहीं हुए और 4 असातिज़ा के बगैर, 4 मेंबर्स के बगैर कैसे सिंडिकेट का आप इजलास बुला लेंगे। तो इस वजह से उनको वो सिंडिकेट का इजलास भी कैंसिल करना पड़ा और बाद में उसके रिपरकशंस ये हुए कि उनके ऊपर प्रेशर मज़ीद ज़्यादा बढ़ा। तो उसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया। इस वजह से उनके ऊपर इसके अलावा भी कुछ और भी एलिगेशंस थे, वो भी पंजाब हुकूमत की तरफ से उनके ऊपर 28 नुकाती एलिगेशन लगाए गए थे जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों को ठेके देने की बात है, बगैर टेंडर किए यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ें शुरू करने की बात थी। तो वो वाइस चांसलर साहब पे उस तरफ से भी उनको एक तो एलिगेशंस का भी सामना था, दूसरी तरफ उनके खिलाफ चार्जशीट करके गवर्नर को जो मिनिस्टर साहब हैं वो भेज चुके थे, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर उनके खिलाफ भेज चुके थे गवर्नर साहब को। तो उसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले एक तो ये उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया। ये मामला अब किस तरफ जाता है ये अब जाहिर है हमने अभी देखना होगा, क्या डेवलपमेंट होती है। मलिक साहब और इमरान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेते हैं ब्रेक के बाद चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की मुबैना शादी पर लोगों की राय। वेलकम बैक टू द शो। इमरान खान की मुबैना शादी की खबर और मीडिया की कवरेज, इस पर आज कप्तान खान ने भी खामोशी तोड़ते हुए एक ट्वीट में कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से जिस तरह से मीडिया ने इस खबर को उछाला है उससे ये महसूस होता है कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। ना तो मैंने बैंक लूटा है, ना कौम के अरबों रुपए ही लूटे हैं, ना मॉडल टाउन जाना जैसा कोई हुक्म दिया है। मैंने तो सिर्फ शादी की ख्वाहिश की है। कप्तान की मुबैना शादी की खबर पर अवाम क्या राय रखती है?
मुल्क में बहुत इश्यूज हैं, हमारे मुल्क में बेरोजगारी है, लोड शेडिंग है, क्या क्या इशू नहीं है जिनको डिस्कस नहीं किया जा रहा। तो एक इमरान खान की शादी को लेके पूरे मीडिया में शोर बरपा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, उधर से ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, एक पेज पे आए पहले, ये अब नहीं उछालना चाहिए, उसका अपना ज़ाती मामला है। ऐसी कवरेज तो फिलहाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस टाइम जो मुल्क के हालात चल रहे हैं तो ये कवरेज बनती नहीं है। इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, अगर वो शादी कर रहे हैं तो ये उनका ज़ाती मामला है, इसको मेरे नहीं ख्याल में इतना इशू बनाना चाहिए एज ए पोलिटिकली। टीवी पे और प्रोग्राम अच्छे होने चाहिए, दूसरी सियासती बातें होनी, मगर ये बातें ठीक नहीं है। This is a private life. If he is getting married, he is getting married. If he is not getting married, he is not getting married. भाई मैं तो नहीं दखल दे सकती हूँ, ना आप दखल दे सकते। ज़्यादा उसको डिटेल में डिस्कस नहीं होना चाहिए। आवाम के और बेशुमार मसाइल हैं जिनको मीडिया की तवज्जो की ज़रूरत है। सियासतदान है लेकिन उसका काम पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स में ही रहे ना, पॉलिटिक्स में शादी का तो कोई चक्कर नहीं होता ना। ठीक है, उनका पर्सनल चीज़ है, मगर जाहिर है जैसी वो शख्सियतें हैं वो तो चलेगी ना उनके बारे में, तो जो है वो सही है। ज़ाहिर है वैसे भी बुनियादी तौर पर भी 4 शादियाँ तराज़ कर सकता है इस्लामी रूल के मुताबिक। आई थिंक तो 2-3 दिनों में मैंने कोई न्यूज़ नहीं देखी, इसलिए मुझे कोई इतना पता नहीं। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो, इतना मुझे नहीं पता, उनसे पूछ रहे हैं। अच्छा बात नहीं है जो कर रहे हैं, ये जो सियासत है वो करें, मुल्क के लिए अच्छा सोचें, कौम के लिए अच्छा सोचें। ये शादी कर रहे हैं, इसने वो उसको कह रहा है लाड रहा, उसको कह रहा है लाड रहा, ये बातें अच्छी नहीं है। न्यूज़ वाइज का वक्त अब खत्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे राब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है।